तो आज के आपके करंट अफेयर्स 13 जुलाई 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है मेडिसिनल प्लांट। आपकी जो राजस्थान की गवर्नमेंट है, राजस्थान की गवर्नमेंट ने घरों में मेडिसिनल प्लांट्स का यूज बढ़ाने के लिए और लोगों को उनकी इंपॉर्टेंस समझाने के लिए एक कैंपेन शुरू किया है, जहां पे हर घर में आपकी कोशिश की जाएगी कि घर घर औषधि स्कीम है ये सरकार की, जहां पे जो भी रेजिडेंट इंटरेस्टेड है सरकार उन्हें मेडिसिनल प्लांट प्रोवाइड करेगी और वो अपने घर पे लगा सकते हैं उसे। ठीक है, जैसे तुलसी हो गया, ग्लो हो गया, अश्वगंधा हो गया, कालमेघ हो गया, ये सारे जितने भी ये प्लांट्स हैं, ठीक है, ये कहीं ना कहीं मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। इनके पत्तों को, इनकी स्टेम्स को अलग अलग चीजों को यूज करते हैं, कई डायबिटीज के लिए अच्छे हैं, कई किसी चीज के लिए। तो एक तो आम फिटनेस बढ़ेगी अगर इसे कंज्यूम करना शुरू करेंगे। ठीक है, कोई मतलब बहुत ही शॉर्ट टर्म में कोई बहुत चमत्कारी बेनिफिट्स नहीं होते, पर लॉन्ग टर्म में एक हेल्थ बेनिफिट जरूर निकल के आते हैं, बिकॉज बहुत सारे न्यूट्रिशन या ऐसी चीजें जो हमारी बॉडी में नहीं बनती वो इनके थ्रू आ जाती है। बहुत सारी हीलिंग प्रॉपर्टीज भी इनमें होती है, वो भी फाइनली हमें इसके थ्रू मिलती है। ठीक है, तो ये सारे के सारे इस तरीके से। और दूसरा, अगर हर कोई इसी बहाने की मेरी हेल्थ इंप्रूव होगी, घर पे ये मेडिसिनल प्लांट्स लगाने लग जाता है, तो एक तो प्लांट से प्यार बढ़ता है, तो लोग इन्वायरमेंट के ज्यादा क्लोज आएंगे, और अल्टीमेटली आपकी ग्रीन कवर भी फिर बढ़ने का चांस है, क्योंकि फिर लोग खुद भी और चीजें प्लांट करना पसंद करें। तो मेडिसिनल प्लांट्स या मेडिसिनल हर्ब किसी भी ऐसी चीज को कहते हैं जो आपको कोई ना कोई हेल्थ बेनिफिट प्रोवाइड करे। जैसे एलोवेरा हो गया, तुलसी, नीम, टर्मरिक, जिंजर, ये अलग अलग चीजों के लिए जाने जाते हैं ना, तो वो इसी चीज के इन सबको मेडिसिनल प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, अलग अलग प्लांट्स के हम ओवर द टाइम जब एनवायरनमेंट में आएंगे अलग अलग टाइप्स के पढ़ेंगे। जैसे एक ना और होते हैं इंडिया में, उन्हें कहते हैं सेक्रेड ग्रूव्स। गवर्नमेंट का एक और चीज पे बहुत ज्यादा फोकस होता है, वो है सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव्स ये सेक्रेड ग्रूव्स का क्या मतलब है? कुछ ऐसे पेड़ जिन्हें हम पूजते हैं, कुछ रिलीजन में कुछ ऐसे पेड़ भी है ना जिन्हें पूजा जाता है, तो इनके कारण क्या होता है कि जो रिलीजियसली इंपॉर्टेंट है उन्हें लोग प्रोटेक्ट करने में भी ज्यादा एफर्ट लगाते हैं। तो इन्हें एक अलग कैटेगरी गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है जिन्हें कहते हैं सेक्रेड ग्रुप्स। बहुत सारे ऐसे पेड़ भी हैं जिन्हें ट्राइबल पूछते हैं, शायद मेन रिलीजन में ना भी आते हो, पर ट्राइबल्स पूछते हैं या कुछ भी है, उन्हें फिर अपने आप कम्युनिटी की तरफ से इंसेंटिव आता है कि वो उसे प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। जैसे एक पेड़ अक्सर बिल्डिंग से बाहर भी निकला होता है कई बार, पीपल का पेड़, ठीक है, उसे किसी को काटने को बोलो ना, वो निकालता ही नहीं, पर एक्चुअली पीपल का पेड़ बहुत ही बिल्डिंग के लिए बहुत हार्मफुल है, अंदर से सारा सीमेंट तोड़ता जाता है, पर तब भी लोग उसे निकालते ही नहीं है। तो तुम रैंडमली पुरानी बिल्डिंग्स पे देखोगे ऊपर से एक अलग ही पेड़ निकल रहा है, तो पीपल का पेड़ आ जाता होता है, क्योंकि जो सैंड अंदर यूज हुई है उसके अंदर कोई बीज आ गया तो वो अपने आप उसमें आ जाता होता है। ठीक है, तो ये कवरेज ऐसे हो जाता है। पर देख लो, लोगों का इतना ज्यादा विश्वास है, लोगों को जितने मर्जी उसके लिए पैसे ऑफर कर लो कि इसे निकाल दो, इसे काट दो, लोग पीपल का पेड़ काटते ही नहीं है। कहीं तुम्हें कोई रेयर जाके बंदा मिलेगा जो वो पेड़ निकाल के देगा। सेकंड आपका जो करंट अफेयर है वो है ऑर्थोडॉक्स चर्च। देखो, जब भी तुम चर्च को देखते हो, चर्च यूजुअली सारे सेम दिखते हैं, पर एक्चुअली चर्च सेम नहीं होते, अलग अलग बिलीफ होता है। सबसे पहले आज का जो करंट अफेयर था, करंट अफेयर क्या था आपका? करंट अफेयर ये था कि आपके जैसे ऑर्थोडॉक्स चर्च में क्या होता है, आपने कैथोलिक चर्च सुना होगा, कैथोलिक चर्च का भी पोप है,
वैसे एक ऑर्थोडॉक्स चर्च है, इसका भी अपना पोप जो था उनकी डेथ हुई है, ठीक है, ठीक है, इनकी डेथ हुई है, इस कारण ये करंट अफेयर में है। आपके अपने आप में जो चर्च है ब्रॉड कैटेगरी में देखा जाए, आपके चर्च 3 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑर्थोडॉक्स चर्च। ऑर्थोडॉक्स वर्ड का ही मतलब है जो पुराने ख्यालों से जुड़ा हुआ है। जो ओरिजिनल क्रिश्चियनिटी थी जो जीसस ने शुरू की, ये वहां से, इसके जो बिलीफ्स हैं वहां से शुरू हुए। तो इन्होंने लॉन्ग टर्म में जितने भी क्रिश्चियनिटी में भी, क्योंकि हर रिलीजन में थोड़ी थोड़ी छूट मिलती जाती है, लिबरल होते जाते हैं हम, ये बिल्कुल अभी भी उसी कट्टरवाद में है जिससे वो शुरू हुआ था। मतलब बिल्कुल स्ट्रिक्ट, कट्टरवाद का मतलब है बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल फॉलो करते हैं। उसके बाद जो थोड़ा सा लिबरल हुआ चर्च, वो था कैथोलिक चर्च। ये थोड़ा सा ज्यादा लिबरल है, पर अभी भी काफी मामलों में, जैसे कि ये चर्च और जीसस के खिलाफ कोई क्रिटिसिज्म पसंद नहीं करते। सबसे ज्यादा लिबरल और जिसकी यूएसए में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स है, वो है प्रोटेस्टेंट चर्च। अमेरिका में जो ये कल्चर है इतनी ज्यादा फ्री स्पीच का, वो इसी कारण है क्योंकि वहां पे ये जो चर्च है ये इतनी सीरियस नहीं लेता बातों को। कोई भी चीज को तुमने क्रिटिसाइज करना है, ठीक है, वो तो लिटरली जीसस क्राइस्ट का तभी तो मजाक भी उड़ाते रहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चर्च मना नहीं करता। तुम्हें जैसा फील होता है रिलीजन वैसे मानो। तो सबसे ज्यादा इसके उसके अमेरिका साइड सबसे ज्यादा फॉलोअर्स इसके हैं। ये सबसे ज्यादा लिबरल है, ऑर्थोडॉक्स सबसे ज्यादा कट्टर है, ठीक है। तो इसे रोमन चर्च भी कहते हैं ऑर्थोडॉक्स को, कि वहां से ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। तो इसे रोमन, अगर ऑर्थोडॉक्स की जगह वर्ड आ जाए रोमन, तो एक ही चीज होगी। ठीक है, आपको चर्च के अलग अलग टाइप पूछे जा सकते हैं, और ऑर्थोडॉक्स के जो खासकर जो बिलीफ्स हैं वो यहाँ पे लिख दिए गए। क्लियर है, कोई भी डाउट? नेक्स्ट है सेंट्रल एशिया। तो आपके एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर ने अभी ट्रैवल करना है सेंट्रल एशिया, ठीक है, बैक टू बैक मीटिंग्स है। पहले अलग अलग कंट्रीज के साथ, मेन फोकस अफगानिस्तान पे रहेगा, पर और भी सेंट्रल एशियन देशों से हम मिल रहे हैं ताकि हम सेंट्रल एशियन देशों से अपने रिश्ते और मजबूत कर सकें। सेंट्रल एशियन देश पहले तो है कौन से, ये देखो मैप, ये देखो, ये ना, ये इंडिया है, ये इंडिया है तुम्हारा, ठीक है, ये इंडस, ये इंडिया है तुम्हारा। ये बीच में ये पाकिस्तान, नहीं ये पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान नीचे रहता है, ठीक है। ये अफगानिस्तान है, पाकिस्तान यहां पे रहता है, ठीक है। तो ये अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के देखो ऊपर ये तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके ऊपर किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ये जो सारे स्थान, ये सारे जो देश बने हुए हैं ना, ये सारे के सारे आपके सेंट्रल एशियन देश हैं। एक तो हमने इन सब की बाउंड्रीज देखनी है, किस कंट्री की बाउंड्री किसे टच करती है, ठीक है। एक तो हमने ये देखना है, दूसरा इनकी ये देखो, ये कैपिटल्स लिखी हुई है, बिशेक, ताशकंद, दुशानबे, अशगाबत और अस्ताना, ये कैपिटल्स लिखी है। इनका पेपर में क्वेश्चन कैसे बन सकते होते हैं, हमेशा पेपर में ना इन्हें क्वेश्चन आ सकता है, इन्हें नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। तो जैसे अस्ताना सबसे ऊपर है नॉर्थ में, उससे नीचे बिशेक, उससे नीचे ताशकंद, उसके नीचे शानबे और लास्ट में अशगाबत। तो आपको 4 जो ऑप्शंस दिए होंगे, 4 ऑप्शंस में लिखा होगा ये, इनमें से नीचे से चूज करो कौन सा सही सीक्वेंस है नॉर्थ टू साउथ जाने का। तो आपको वो 4 ऑप्शंस में से, मतलब जो सही ऑप्शन होगा उसे सिलेक्ट करना। तो ये देखो, एक पूरे एक बारी में सारी एटलस याद करना निकलोगे ना, कभी नहीं याद होती। करंट अफेयर का ये एडवांटेज है कि थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर करके याद करोगे, ब्रेक डाउन करके मैप याद करते रहोगे, अपने आप याद हो जाएंगे। तो आज लिटरली आपको सिर्फ ये 5 कंट्रीज और उसके साथ जो एक इनबाउंड सी है कैस्पियन सी, ये देखना। इस मैप को देखो, आसपास की जितनी बाउंड्रीज हैं वो देखो, अपने आप तुम्हारा सब कुछ याद होता जाता है,
ठीक है। इसका फायदा क्या रहता है, देखो ये आपको इसका पीडीएफ भी आ जाएगी, तभी मैं कह रहा हूँ आराम से पीडीएफ में जूम करके जहां पे भी जो भी चीज देखनी है वहां पे आराम से देख लेना। ठीक है। अब इसमें बात क्या है, देखो हर डिटेल इसमें पढ़ो। कोई आसपास रिवर दिख रही है आपको, ठीक है, ये रिवर्स को भी देखना, हर चीज साथ में नोटिस करना। बात क्या है, कोई एरल सी, कैस्पियन सी, लेक, बल्काफ, ये सारे के सारे यहाँ पे स्टडी करना। अब इसका अल्टीमेटली एडवांटेज क्या है कि तुम्हें जितने भी ज्योग्राफिकल फीचर पढ़ने हैं थोड़े थोड़े करके पढ़ोगे, सारे याद हो जाते हैं। जैसे इस साल के यूपीएससी के क्वेश्चन में पेपर में वोल्गा आई हुई थी, ये जो रिवर है ना यहाँ पे वोल्गा, ठीक है। तो आपके ना मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन आया हुआ था कि ये रिवर कहां फ्लो करती है, तो उसका आंसर था रशिया। ये ऊपर रशिया आ जाता है, यहां से ये सारा रशिया है, ठीक है। तो अपने आप एक बार रेफरेंस मिल जाता है ना कि वोल्गा वहां पे हमने कहीं पढ़ी थी, तो अपने आप पेपर में गेस करना आसान हो जाता है। तो तुमने जो भी पेपर में डिटेल मतलब यहाँ पे लिखी है, तुमने सारा मैप डिटेल में पढ़ना, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे, सारा का सारा याद हो जाएगा। एक साथ याद करने की कोशिश करेंगे तो अपने आप वो ब्रेक डाउन करना मुश्किल हो जाता है। अगली चीज है सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तुम्हारे पार्लियामेंट का सेशन शुरू होने वाला है, लोकसभा राज्यसभा दोनों सेशन में वापस आने लगी हैं। ये सेशन होते क्या है, देखो एक साल में, दूसरी शीट पे बताता हूं, देखो एक पूरे जो साल का पीरियड है, ये यहां साइड पर, ये पूरा एक साल मान लो। आपकी पार्लियामेंट कभी भी सारा साल काम नहीं करते। जब भी लोकसभा और राज्यसभा बैठेंगे एक टाइम पे 30-35 दिन के लिए बैठते हैं, ज्यादा से ज्यादा 50 दिन के लिए बैठ जाएंगे, और उसके बाद फिर ब्रेक कर देते हैं, यानी कि फिर पार्लियामेंट सारे घर चले जाते हैं, अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसीज चले जाते हैं। तो साल में जब भी ये सेशंस होंगे, जब आपकी पार्लियामेंट बैठी हुई है, इसे कहेंगे कि आपका सेशन चल रहा है, ठीक है। ये होते हैं सेशन, जब वो मीटिंग कर रहे होते हैं। ये जो बाकी टाइम है जब ये कुछ नहीं कर रहे होते, पार्लियामेंट खाली पड़ी हुई है, कोई कानून नहीं बन रहा, कुछ नहीं हो रहा, इसे कहते हैं कि आपकी पार्लियामेंट ब्रेक पे है। ये ब्रेक ही 3-3 महीने लंबी होती है, काम इतने दिन नहीं करते जितनी लंबी ब्रेक कर देते हैं, ठीक है। पर ये इसी तरीके से आपका सारा साल सेशन चलता है। करने को साल में तुम जितने मर्जी सेशन कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है, जितने मर्जी सेशन करते रहो, ठीक है। साल में चाहे 50 सेशन कर दो, 100 कर दो, चाहे रोज ही बुला लो, ये भी जरूरी नहीं है कि तुम्हें ब्रेक करनी पड़ेगी। चाहते हो पार्लियामेंट सारा साल चलाते रहो, ठीक है, कोई लिमिट नहीं है उस पर। बस कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज बोलता है कि ये जो ब्रेक है ये नॉट, रेड से लिख दो, तो दूसरे थोड़ा लाइट उससे लिखता हूं, ये नॉट मोर देन 6 months। ब्रेक 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकती, यानी कि एक साल में कम से कम कितने सेशन करने पड़ेंगे, 2 सेशन तो करने ही पड़ेंगे। 6 महीने से ज्यादा बड़ी ब्रेक नहीं हो सकती। मैक्सिमम कितने सेशन हो सकते हैं उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं, कितने दिन का सेशन होगा इसके ऊपर भी कोई लिमिट नहीं है। लेट्स सपोज मैंने रैंडमली सिर्फ एक दिन का सेशन बुलाया, इसे भी सेशन माना जाएगा। इस एक दिन के बाद 6 महीने बाद मैंने सिर्फ फिर एक दिन का सेशन बुलाया, वो भी सेशन माना जाएगा। अब ये करती हैं सरकारें जब उन्हें क्रिटिसिज्म सुनना नहीं होता, वो क्या करती हैं, लिटरली 1 या 2 या 3 दिन का सेशन बस बुला लेती है कि कॉन्स्टिट्यूशन की कंडीशन पूरी कर दे, और कोई डिस्कशन नहीं होगी, कोई डिबेट नहीं होगी, तो क्रिटिसिज्म कैसा हुआ, तो सुनने की भी जरूरत थी कुछ, ठीक है। तो ये सरकारों की तरफ से बेस्ट होता है, बस 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं हो सकता ब्रेक, ठीक है। तो साल में मिनिमम 2 सेशन, मैक्सिमम अनलिमिटेड। इस साल के यूपीएससी के पेपर की स्टेटमेंट थी कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि साल में 3 सेशन करवाने पड़ेंगे स्टेटमेंट सही है या गलत है?
गलत है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं कहता, कॉन्स्टिट्यूशन 2 सेशन भी नहीं कहता, ठीक है, साल के। उसने बस ये लिखा है कि 6 महीने मैक्सिमम गैप हो सकता है, तो अपने आप 2 उसका मीनिंग निकल आता है। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 वर्ड भी नहीं लिखा हुआ। क्लियर है? तो यही सारा कुछ। हम वैसे इंडिया में हम 3 सेशंस करते हैं, ये हमने एक रिचुअल बना के रखा हुआ है, कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। ठीक है, एक होता है बजट सेशन जो आपका जनवरी फरवरी अप्रैल तक भी चल जाता है, मई तक भी कई बार चला जाता है। फिर आता है मॉनसून सेशन जो अब शुरू होगा, ये मॉनसून सेशन होता है, ये जुलाई में शुरू होता है। ठीक है, और लास्ट में जो दिसंबर के पास जाके हम सेशन करेंगे उसे विंटर सेशन कह देते हैं। ठीक है, करने को बीच में कोई और भी सेशन कर ले, कोई लिमिट नहीं है, बस यहाँ पे ये 3 सेशन तो हम करते ही करते हैं। क्लियर है? कोई भी डाउट? नेक्स्ट इज इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अगला जो करंट अफेयर है। ये आज पेपर में सबसे पहले आया क्यों है? आज आपकी मतलब एक ट्रेन चली हुई है फिनलैंड से इंडिया की तरफ, ठीक है, और ये 22 से 25 दिन में पहुंच जाएगी। अब ये फिनलैंड कहाँ है और आना इसने कहाँ है? हाँ, स्कैंडिनेविया। देखो यूरोप का भी बिल्कुल जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, अगर आप यूरोप का मैप देखोगे, ये आपके सारे जर्मनी ये सारी कंट्रीज हैं, यहां से घूम के ना ऊपर दोबारा यूरोप आता है। यहाँ पे 3 कंट्रीज है, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। फिनलैंड की बॉर्डर टच होती है यहाँ रशिया से, तो आपके यहाँ फिनलैंड से ट्रेन चली है रशिया से बीच में अजरबैजान, ये ईरान क्रॉस करते हुए वहां पहुंचेगी समुद्र तक, समुद्र से कार्गो आएगा आपके मुंबई, पाकिस्तान को बीच में स्किप कर जाएंगे ना। तो ये इतना लंबा रूट ट्रैवल करने के लिए ट्रेन निकली है। इसका सिग्निफिकेंस ये नहीं है कि मतलब अभी ट्रेन की क्या जर्नी है, सिग्निफिकेंस इसका ये आता है कि इतनी दूर तक हम कनेक्टिविटी बनाने में कामयाब हो रहे हैं। इस कनेक्टिविटी का कारण है एक जो प्रोजेक्ट जिसके ऊपर इंडिया और रशिया खासकर बहुत सालों से काम कर रहे हैं, 2 मेन कंट्रीज जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इस इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में हम कर क्या रहे हैं, ये देखो ये मैप बनना है आपके। ये जो कॉरिडोर बन रहा है ना, सबसे पहले कॉरिडोर के बारे में एक वर्ड बता दूं, ये कॉरिडोर बनना है, एक वर्ड होता है मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है। मल्टी मॉडल का क्या मतलब होता है? देखो, वन मोड का मतलब है कि जो ट्रांसपोर्ट ट्रैवल कर रहा है वो एक ही मीडियम से कर रहा है। लेट्स सपोज अगर रोड से चले थे, रोड पे ही जा रहे हैं, ट्रेन पे चले थे तो ट्रेन से ही जा रहे हो, शिप से चले हो शिप से ही जा रहे हो। ठीक है, एक सिंगल मोड रह रहा है, एक सिंगल मोड से आपका ट्रैवल हो रहा है। ठीक है, मल्टी मॉडल का क्या मतलब है कि इसका रास्ते में जो चीज ज्यादा बेटर, जो सबसे सस्ता ऑप्शन है उसके ऊपर कार्गो शिफ्ट कर दिया जाएगा और उससे ट्रैवल करना है। ठीक है, जैसे कि ये देखो सेंट पीटर्स और मॉस्को, ये आपके रशिया के 2 शहर, यहां से शुरू हुआ आपका, यहाँ पे रेलवे और रोड दोनों बनाई जा सकती है, लैंड है। इसके बाद अस्त्रखान, ये आपके कजाकिस्तान इस साइड पे भी पड़ गया। ठीक है, यहां तक आएगा सामान। ये कौन सा सी अभी हमने पढ़ा था ऊपर, कैस्पियन सी, तो यहाँ पे कैस्पियन सी से सामान गया। ठीक है, फिर लैंड आ गया, यहाँ पे फिर से रेल या रोड से सामान भेजा जा सकता है ईरान के अंदर। ईरान का पोर्ट आ गया बंदर अब्बास, यहां से समुद्र से सामान गया इंडिया। ये फायदेमंद क्यों है? अभी हमने रशिया को कोई भी सामान भेजना होता है या कोई भी सामान मंगाना होता है ना, वो ये पूरा रूट ट्रैवल करके आता है। ये बहुत लंबा रूट है, ये रूट को शॉर्ट कर देगा। अभी ये जो ब्लू में बनाया हुआ है ये पहले का रूट है। ठीक है, ये जो ब्लू में बनाया हुआ है ये पहले पुराना रूट है।
और ये जो इस साइड रेड पे बनाया है ये नया रूट है जो अब बन रहा है। तो इसके टेस्ट रन सब कुछ हो चुका है। अब जो कार्गो चली है वो एक तरह से इससे भी आगे, ये जो ऊपर देश है ना ये फिनलैंड है, यहां से ये पूरे रास्ते ट्रैवल करके आ रही है। तो दुनिया में किस तरीके से हम अपने रेलवे और रोड नेटवर्क जोड़ रहे हैं, यही तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की कामयाबी है। तुम्हारे लिटरली पूरी दुनिया में ट्रैवल इसी तरीके से हर मीडियम से जोड़ा जा रहा है। सड़कें जोड़ी जा रही हैं, रेलवे ट्रैक्स जोड़े जा रहे हैं, ठीक है, एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाना। तो आने वाले टाइम पे लोगों को घूमने जाने के और बहुत सारे रास्ते मिलने लग जाएंगे और बहुत सारे तरीकों से वो घूम सकते हैं, ठीक है। तो ये है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। एक और वर्ड मैं तुम्हें इसके साथ ही बता दूं, कभी भी कहीं पे आ जाए, यहाँ पे कहीं लिखा है या नहीं लिखा। अच्छा, और तुमने कैसे फैक्ट याद करने हैं, जैसे ये 7200 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल नेटवर्क होगा जिसमें शिप रेल रोड तीनों का यूज होगा। तो ये किलोमीटर से याद रखना कौन सी कंट्री से ट्रैवल करेगा, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रशिया, और ये सेंट्रल एशिया लिख दिया, पर सेंट्रल एशिया ये कंट्रीज हमने ऊपर पढ़ ली है, वहां से वो सेंट्रल एशिया कंट्रीज देख लेना, और यूरोप की कंट्रीज आ गई आपकी। मेन जो शहर इस पे ऊपर पड़ते हैं उनकी लिस्ट लिखी हुई है, ये हमने इस तरीके से याद करना। क्लियर है? इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, देखो जो मैं वर्ड बताना चाहता था वो है फ्रीट। ये वर्ड कई बार तुम सुनोगे, ये ना बेटर वर्ड है कार्गो से। जो हम कहते हैं ना कि कार्गो, जो ट्रक जा रहे हैं, लेट्स सपोज ट्रक सामान लेके जा रहे हैं हम, जैसे आपकी ट्रेन जिसे उन्हें कहते हैं मालगाड़ी, उन्हें एक्चुअली प्रॉपर इंग्लिश में अगर उन्हें रेफर करना है उन्हें कहते हैं फ्रीट ट्रेन जा रही है। फ्रीट का मतलब है जो सारा माल रखा हुआ है उसे फ्रीट कहते हैं, जो कार्गो है उसे फ्रीट कहते हैं। तो फ्रीट वर्ड कहीं पे भी आए इसका मतलब होगा कार्गो, ठीक है, कि कमर्शियल चीजें मूव कर रही हैं, लोग नहीं मूव कर रहे, ठीक है। क्लियर है? इसमें कोई भी डाउट? अब अगली चीज है आपके यूएसए और कनाडा को लेकर। देखो इस साल कनाडा और यूएसए में ना हद से ज्यादा गर्मी पड़ रही है, लोगों की लिटरली वहां पे डेथ हो रही है क्योंकि उन्होंने इतनी कभी गर्मी देखी नहीं है। कनाडा के कुछ एरियाज में 50 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया, आज तक नहीं पहुंचा। ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है। पहले तो कनाडा जितनी ऊपर लैटिट्यूड में है वहां पे इतनी कभी गर्मी पड़नी नहीं चाहिए, हाँ अब पड़ रही है। इंडिया में भी गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही है, इंडिया में दिल्ली में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में गर्मी इस हद तक पहुंचती है कि सड़कें थोड़ी थोड़ी मेल्ट हो जाती है। तो इस साल भी कल के ही पेपर में था कि थोड़ी थोड़ी सड़क मेल्ट हुई पड़ी है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा हीट आती है कि आपका ये सारा टार मेल्ट होना शुरू हो जाता है। एक इस गर्मी को जो नाम दिया जाता है, जो एक बहुत ही परसिस्टेंट काफी दिनों तक आम से ज्यादा टेम्परेचर राइज हो जाते हैं ना, उसे कहते हैं हीट वेव आ रही है, ठीक है। इसका ऑपोजिट होता है सर्दियों में कोल्ड वेव आ रही है। जब काफी दिनों तक देखो, एक आपके हमने ओवर द टाइम हिसाब लगा के एक एवरेज टेम्परेचर लगा लिया ना कि इस सीजन में इन दिनों में ये टेम्परेचर होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूं कि 45 डिग्री हमारे यहाँ पे टेम्परेचर पहुंच जाएगा। अगर 45 डिग्री से प्लस 5 डिग्री, 5 डिग्री से ऊपर जितना भी है, 5 डिग्री से ऊपर होना चाहिए, कम से कम 5 डिग्री ऊपर। तो अगर 5 डिग्री ऊपर टेम्परेचर लगातार काफी दिन तक मेंटेन रहने लग जाता है, उसे कहते हैं कि आपकी हीट वेव का असर है। यानी कि आम से नॉर्मल से 5 डिग्री टेम्परेचर डिविएट कर गया, आगे बढ़ गया, ठीक है, तो उसे कहते हैं हीट वेव आ गई है। कोल्ड में क्या होता है, -5 जो एक्सपेक्टेड टेम्परेचर होता है उससे 5 डिग्री से ज्यादा कम हो जाए। तो कोल्ड के वेव के कारण भी डेथ्स होती हैं और हीट वेव के कारण भी डेथ होती है। इसका कारण क्या है, जब एक चीज आपने सुनी होगी, ओ जब कई बार क्या कहते हैं, अगर तुम कहीं ठंडे इलाके घूमने गए हो, लेट्स से बर्फ में गए हो, हमेशा एक चीज बोली जाती है, अगर तुम्हारे कपड़े गीले हो गए ना, कपड़े चेंज कर लो, उन गीले कपड़ों में मत रहो, क्योंकि ठंडे इलाकों में और ज्यादा ठंड लगेगी, गीले कपड़े होंगे तो उससे मौत किस चीज से होती है, ठंड में होती है मौत हाइपोथर्मिया।
तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर इतना नीचे गिर जाता है कि बॉडी अपने आप को संभाल नहीं पाती, सारे ऑर्गन्स काम करने बंद कर जाते हैं, उसे कहते हैं हाइपोथर्मिया। दूसरी साइड पे जो ज्यादा गर्मी के कारण कहते हैं ना कि किसी को बुखार 103 104, ये बहुत ही डेंजरस चीज है। तुम बहुत, अगर कोई पर्सन है जो धूप में आजकल काम कर रहा है, उन्हें हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि बीच बीच में ब्रेक लेते रहो, ठीक है, और पानी हमेशा पीते रहो, क्योंकि उन्हें खतरा है हाइपरथर्मिया। हाइपर का मतलब होता है जब टेम्परेचर तुम्हारी ह्यूमन लिमिट से ऊपर चला जाए और तुम्हारी बॉडी बर्दाश्त ना कर पाए उतने टेम्परेचर को, तब भी ऑर्गन्स फेल होने लग जाते हैं। तो ईदर वे हमारे लिए यह बहुत ही हैजार्डियस चीज है, ठीक है। तो ये दोनों चीजों को इस तरीके से, इसमें कोई भी डाउट, हीट वेव क्या होती है, तो मैंने आपको सारे करंट अफेयर सिंपल लैंग्वेज में समझा दिए हैं। अब यहाँ पे बाद में डिटेल से रीड कर लेना पीडीएफ से। कोई भी डाउट? ये थे आपके आज के